बासमती की मुझे जैसे निदेशक महोदय ने आदेश भी दिया है कि हम सिर्फ प्रैक्टिकल बात करेंगे और बासमती के ऊपर ही करेंगे। तो बासमती का क्योंकि अब जो नर्सरी का टाइम है वो लगभग समाप्त की ओर है, अभी नर्सरी नहीं डलेगी तो उसकी बात नहीं करता मैं। रोपाई जरूर चल रही है, क्योंकि जैसे अभी पूर्व वक्ता हमारे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि रोपाई जो है कब तक होगी, तो मैं बताना चाहता हूं कि पूसा बासमती 1509 एक ऐसी वैरायटी है, उसकी रोपाई आप 15 अगस्त तक भी करते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी और बहुत अच्छी उपज प्राप्त करेंगे। लेकिन याद ये रखना है कि जो नर्सरी है उसकी उम्र वो प्रॉपर होनी चाहिए, यानी कि 20-22 दिन की होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो उम्र का विशेष ध्यान रखना है, समय का ध्यान तो हमें वैरायटी के अनुसार चलना पड़ेगा। यदि बहुत पहले कुछ वैरायटियां फोटो सेंसिटिव में पहले लगाएंगे तो भी दिक्कत आएगी। उसके बाद क्योंकि निर्यात से भी ये जुड़ा है, तो मैं बस ये कहना चाहता हूं कि केमिकल्स का प्रयोग किसान भाई बहुत कम करें, आवश्यक होने पे करें, यदि आवश्यक नहीं है तो नहीं करें। क्योंकि बासमती एक ऐसा वरदान है जिसमें हमें ज्यादा केमिकल्स की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें इसमें बहुत पानी और बहुत खाद नहीं चाहिए। जैसे बताया कि ढैंचा से 60 से 80 किलो नाइट्रोजन मिल जाती है, जो हमारी मुख्य वैरायटी है पूसा बासमती 1121 है। यदि आपने ढैंचा लिया है तो आपको इसमें खाद डालने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती है नाइट्रोजन की। यदि हम यूरिया ज्यादा डालते हैं तो इसमें बीमारी और कीड़े ज्यादा आते हैं। पानी के प्रबंधन में हमें ध्यान रखना है कि पानी लगातार भर के नहीं रखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। पानी लगाएं, फिर उसे सूखने दें, फिर लगाएं। कुछ क्रांतिक अवस्था है जिस समय पर पानी भरा होना चाहिए, जैसे अभी शुरू के समय में टिलरिंग जब होती है उस समय पर पानी भरा होना चाहिए। इसके बाद जब बाहर बाली निकलती है, जिसे हम फूल आना कहते हैं, फ्लावरिंग कहते हैं, उस समय पानी भरा होना चाहिए। और जब दूध की अवस्था होगी उस समय पर पानी भरा होना चाहिए। रोपाई में जो छोटे छोटे 3-4 पॉइंट हैं उसका यदि हम ध्यान रखेंगे तो हम अपनी उपज काफी बढ़ा लेंगे। और उपज बढ़ाने के साथ साथ जो हमारी कॉस्ट है, जैसे हर बार ये कहा जाता है साहब लागत बहुत बढ़ती जा रही है, वास्तविकता में देखें तो लागत नहीं बढ़ रही है, लागत हम जबरदस्ती बढ़ा रहे हैं। और वो बढ़ा रहे हैं डर की वजह से। वैसे तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश सारे किसान बहुत दबंग माने जाते हैं, लेकिन खेती की जब बात आती है तो इतने डर के खेती करते हैं। हमेशा ये डर रहता है कि साहब मेरे खेत में कीड़ा ना आ जाए, बीमारी ना आ जाए, और तुरंत दवाई पहले से ही डाल दें। तो ये काम बिल्कुल नहीं करना है। जब तक आप बीमार नहीं होते आप डॉक्टर के पास नहीं जाते, दवाई लेने, इंजेक्शन लगवाने नहीं जाते, ऐसे ही खेत में भी करें। क्योंकि समस्या क्या है, आज के समय में भी हमारे किसान भाई जो दवाइयों का चयन करते हैं वो दुकानदारों के ऊपर डिपेंड है। वैज्ञानिकों से इतना नहीं उनके टच में पहुंच पाते, या तो यह जानकारी नहीं मिलती, या उन्हें भय रहता है, या जो बहुत सारी कंपनियों ने अपने डॉक्टर छोटे छोटे बना के खेतों में छोड़ रखे हैं, जो आपको जाके दिखाते हैं देखो साहब आपका पौधा इसके अंदर जो है ये बीमारी है, और आप तुरंत दवाई डालने लग जाते हैं। वो आवश्यकता नहीं है। ये सृष्टि जो बनी है इसमें हमेशा कीड़े रहेंगे। कोई ये कहे कि हम कीड़े या बीमारी का कंट्रोल कर सकते हैं, ये संभव नहीं है। जब उन कीड़े या बीमारी की संख्या जो नुकसानदायक है एक स्तर से ऊपर पहुंच जाती है तब हमें दवाई करनी है, अन्यथा स्वतः ही इस सृष्टि में हमारे खेत में ऐसे कीड़े बीमारी हैं जो उनको कंट्रोल रखते हैं। यदि हम शुरू में ही दवा डाल देंगे तो जो हमारे मित्र कीट हैं वो खत्म हो जाते हैं, और फिर हमें लगातार बार बार स्प्रे करना होता है। रोपाई में ध्यान रखें, जो लोग अभी बची है कर रहे हैं, किसी भी हाल में सूखे में पौध ना उखाड़ें। पानी भर के पौध उखाड़नी है, और उखाड़ने के बाद इनकी गुच्छियों को यानी कि पौध का उपचार करना है। और उपचार करने के लिए हम वैज्ञानिक कहते हैं कि ट्रीटमेंट करने टब लाओ, उसमें रखो, कुछ नहीं करिए। आपके पास फावड़ा है, नर्सरी है, नाली बनी हुई है, फावड़ा मारिए, नाली में एक तरफ यहाँ मिट्टी रखिए, इधर रखिए, बर्तन बन गया। कोई बैनर, कोई पन्नी, कोई पड़ी है वो बिछा के पानी भर लो, और उसी में आप ट्राइकोडर्मा घोल लीजिए 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, और 5 ग्राम सीडोमोनास, और उसमें उन गुच्छियों को, लेबर को बस इतना बोलना है कि आप ये गुच्छियां इसमें रख दीजिए और लगाने वाले उसमें से ले जाएंगे। हम दिमाग में इतना बिठा लेते हैं सीडलिंग ट्रीटमेंट बहुत बड़ा काम, इसलिए किसान नहीं करते। ये बहुत आवश्यक है। यदि अच्छा बीज है, बीज का उपचार किया है, पानी भर काढ़ा है, पौध का उपचार किया है, तो बकेने नाम का रोग 95% नहीं आएगा। और आज सबसे ज्यादा किसान त्रस्त है, अभी भी
जो 10 दिन भी नहीं हुए हैं, हजारों हजारों रुपए की दवाई डाल दी है और कोई भी दवा बकेने के लिए संस्तुति नहीं की गई है। सिर्फ आप ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कीजिए यदि आपके खेत में आ रहा है, जड़ समेत उन पौधों को बाहर निकाल दीजिए और 2 किलो ट्राइकोडर्मा प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर की खाद में मिला के डालिए। स्यूडोमोनास का आप प्रत्येक 10 दिन बाद स्प्रे करते रहिए, ये कम हो जाएगा। उससे भी ऐसा नहीं है यदि आपके खेत में आ रहा है तो बिल्कुल बंद हो जाएगा। यहाँ जहां 100 पौधे निकलने थे वहां 40 निकलेंगे, 60 निकलेंगे। गहराई 1 से 1.5 इंच गहराई पर पौधा लगाना है। ये नहीं कि हम 4-4 इंच लगा रहे हैं, उससे कम 8-10 दिन हमारी फसल के बर्बाद होते हैं, क्योंकि जड़ के ठीक ऊपर एक गांठ है जिससे कल्ले निकलते हैं। जब हम उस गांठ को बहुत अंदर गहरा लगा देते हैं तो पौधा पूरा एक बार जड़ पकड़ के खड़ा होगा, फिर अपनी पूरी एनर्जी, पूरी ताकत नई गांठ बनाने में लगाता है, जिसमें 8-10 दिन खराब हो जाते हैं। तो ये काम नहीं करना है। सिंपल 1 इंच गहरा लगाओ, 7वें दिन आपके खेत में नया कल्ला निकल आएगा। स्पेसिंग 20 बाई 20 सेंटीमीटर पे रखिए। बहुत पास नहीं लगाने हैं, बहुत दूर नहीं लगाने, और लाइनों में लगाना है। लाइनों में जरूर लगाइए, इससे लेबर भी कम लगती है। देखने में साइकोलॉजिकली हमें ऐसा लगता है कि 2 लोग रस्सी पकड़ेंगे तो लेबर हमारी ज्यादा लगेगी, लेकिन आप देखना वो लेबर डिसिप्लिन अनुशासित हो जाता और काम ज्यादा निकलता है, इसलिए खर्चा नहीं बढ़ता। लेकिन 10 लाइनों के बाद जो एक रास्ता छोड़ना है 1.5 फीट का, ये आपके बहुत काम आता है। इस रास्ते से जो गलियारे छोड़े जाते हैं, इन गलियारों से एक तो हवा क्रॉस होती है, दूसरी सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, तो बीमारी और कीड़े स्वतः ही बहुत कम आते हैं। दूसरा, आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं, अंदर तक जा सकते हैं, तो प्रॉपर अपनी इसमें वो रखिए, पॉपुलेशन प्रॉपर रखिए। अब बात आती है जो इस समय सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल है, कल्ले कैसे ज्यादा निकले। हर किसान का यही प्रश्न है, और बहुत सारी दवाएं लेके, जो कि कीड़ों की दवाइयां हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, उनको डालते हैं कि इनसे कल्ले ज्यादा निकलेंगे, जबकि ऐसा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। मैं फ्री की दवा बता रहा हूं, बहुत आसान। यदि आपके खेत में 10 कल्ले थे तो 15 हो जाएंगे। क्या करना है, ट्रांसप्लांटिंग करने के 12-15 दिन के बाद से लेके 25 दिन तक आप एक कड़ी ले लीजिए, एक लकड़ी ले लीजिए 12-15 किलो की, नहीं तो 5-7 बांस बांध लीजिए, रस्सी बांधिए, पानी भरिए और पूरे खेत में चला दीजिए, एक पाटा चला दीजिए। इससे क्या होगा, ऊपर की जो मिट्टी की सतह है वो डिस्टर्ब होती है, उससे एक तरह से आप समझ लीजिए कि ऑक्सीजन का प्रवाह ज्यादा हो जाता है, जड़ों का विकास अच्छा हो जाता है, और जो करोड़ों की संख्या में सूक्ष्म जीव तत्व हमारे खेत में हैं वो सारे ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं, जिससे न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व हमें ज्यादा मिलते हैं और पौधे की बढ़वार बहुत अच्छी होती है। और जो गांठ होती है, जड़ के ठीक ऊपर एक गांठ होती है जिससे कल्ले निकलते हैं, उस पर भी एक स्ट्रोक लगता है। मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो ऐसे समझो, जब आप झोटा बुग्गी लेके जाते हो, आराम से झोटा चल रहा है और फिर एक संटी मारते हो तो तेजी से चलने लगता है। ऐसे ही है, जब ये एक स्ट्रोक थेरेपी इसे कह सकते हैं, जब ये लगता है तो कल्ले ज्यादा निकलने लगते हैं। तो कल्ले के लिए कोई दवा ना करें, इसका विशेष ध्यान रखें। स्टेम बोरर और पत्ती लपेटक 2 कीड़े बहुत आते हैं। पत्ती लपेटक के लिए आपको दवाई करने की जरूरत नहीं है, जो इस समय आ रहा है। पत्तियों का थोड़ा सा भाग खा लेता है, खुरच के सुरंग बना के पत्ती के दोनों किनारों को मोड़ के नार से अपनी बैठ जाता है। एक पौधे में देखें 15-20 कल्ले हैं, 40-50 पत्तियां हैं। यदि एक पत्ती के बराबर भी खा लिया तो आपके उपज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बारिश होगी तो ये सुंडी नीचे गिर जाएगी अपने आप, नहीं तो एक रस्सी लीजिए, 2 लोग, एक इधर पकड़ा एक इधर, और पूरे खेत में आप खींच दीजिए, वो सुंडी नीचे गिर जाएगी, ऊपर नहीं उठ सकती। लेकिन स्टेम बोरर वो नुकसानदायक है, यदि वो आपके खेत में है तो उसका उपचार करना है। रसायन भी डालने हैं तो आप शुरू से फेरोमोन ट्रैप लगाइए। ट्राइकोग्रामा कार्ड भी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी भी प्रोवाइड करती है, वो भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। अन्यथा सुबह के समय खेत पे जाइए, क्योंकि इसका दवाई हम जब डालते हैं जब किसान को लगता है कि हमारे खेत में देखो पौधे सूखने लगे, गोब सूखने लगी। इंतजार नहीं करना है, ये कीड़ा ऐसा है। सुबह जाइए, डोल पे बैठिए, ऐसे पूरे खेत में दूर तक नजर दौड़ाओ, पत्ती के ऊपर की तरफ एक भूरे या सफेद रंग की तितली बैठी नजर आएगी। यदि वो बैठी है तो आपने जैसे फर्टेरा या कोई भी जो पेस्टिसाइड आपने डालना है उसका प्रयोग आपको उसी समय कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो एडल्ट है ये अंडे देगा, उससे सुंडी बनेगी, सुंडी नीचे से बोर करके सुखा देगी। इसके अलावा जो मुख्य बात है वो है रेट कैसे ज्यादा मिले, पैसा कैसे ज्यादा मिले, इसी बात को हर आदमी चाहता है। तो देखो, जब आप मंडी में धान बेचने जाते हो, मंडी में आपकी ढेरी लगती है, ये बासमती है,
सरकार नहीं खरीदती, आपको खुद बेचनी है, तो ये कला आपको सीखनी होगी कि कैसे हम पैसा ज्यादा निकालें। बासमती पूरी दुनिया कायल है, इतनी डिमांड है, आज भी हमारे देश को इतनी डिमांड है कि हमारे पास चावल नहीं है, हम उन्हें बेच सकें। चावल क्यों नहीं है? क्योंकि हम इतने पेस्टिसाइड डाल रहे हैं कि उसके अंश है वो उस देश में जाएगा तो वापस आ जाएगा, हमारे देश का नाम खराब होगा। तो पेस्टिसाइड्स का सही प्रयोग करेंगे तो इनके अंश नहीं रहेंगे। जैसे डायरेक्टर साहब ने शुरू में ही बताया था कि पेस्टिसाइड डालना गलत नहीं है, लेकिन जो हमारे प्रोड्यूस हैं उसके अंदर उसके अंश नहीं होने चाहिए। तो मेरे पास समय कम है, मैं थोड़ा तेजी से बढ़ता हूं, इस पे ज्यादा नहीं करता। एक बीज पर जरूर बात करूंगा, बहुत आवश्यक है, 2 मिनट लूंगा। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अच्छे इनपुट की कमी। आप किसी भी संस्थान, किसी भी कंपनी, किसी को भी देखिए, सारे लोग बहुत अच्छा बीज नहीं दे पा रहे, और जब तक बीज अच्छा नहीं होगा हमारे किसान परेशान रहेंगे। वीपी सिंह जी बैठे हैं, मेरे इनके कई बार मेरी बात हुई है, बहुत सारा बीज इन्होंने हमारे यहाँ से भी लेके किसानों के लिए बनवा रहे हैं अलग अलग फार्मों पर। लेकिन ये समस्या 1 मिनट में खत्म हो सकती है यदि किसान भाई अपना बीज स्वयं बना लें। जैसे अपने घर में आप लड्डू बनाते हो ना, मिठाई, नामी से नामी हलवाई के यहाँ चले जाना, 1000 रुपए किलो की भी ले आना, घरवाली के बराबर बढ़िया नहीं होगा जो घर में मिठाई बनेगी। ऐसे ही घर में बीज बनाओ। 1 मिनट की कहानी में बता देता हूँ क्या करना। बीज बनाने के लिए सिर्फ 2 चीजों की जरूरत है। पहला है पक्का दृढ़ निश्चय। आपने ये पक्की तरह से ठानना होगा कि मैं जो बीज बना रहा हूं ये दुनिया का सबसे अच्छा बीज मैं अपने खेत में बना रहा हूं। यदि आपने ढीले हो गए तो काम नहीं चलेगा। और दूसरा, ये जो आंखें ईश्वर ने दी हैं और जो किसानों की तो बहुत बहुत बढ़िया ये काम करती है, क्योंकि मैं देखता हूँ जब जाता हूँ, जोड़ तालाब होते हैं, सैकड़ों भैंसे हैं उसमें, ये सब मुझे एक जैसी दिखती है, लेकिन हर किसान बता देगा और जरा सा मुंह निकाला कि ये मेरी वाली है। तो इन आंखों की शक्ति को पहचानो। खेत में आप चयन कर लो, इस खेत से मैं बीज लूंगा। शुरुआत से देखते रहिए, जो भी पौधा इन आंखों को जरा भी अलग नजर आए तो उसको काट देना है। ये नहीं सोचना है कि बाद में निकाल लेंगे, काट देना है। ये दृढ़ निश्चय से होगा। कुछ पौधे जब बाली निकलेगी आप देखेंगे थोड़े से जल्दी बाली निकल आती है, कुछ में थोड़े धीरे बाद में आती है, वो भी काटने हैं। कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, किसी की इन आंखों को जरा भी अलग नजर आए, चाहे वो वही वैरायटी है, दूसरी वैरायटी नहीं, वही वैरायटी है, तो भी काट देनी है। ये आपके बीज की फसल तैयार हो गई। बीज नहीं है, बीज की फसल है। बीज कब बनेगा? जब इसकी ग्रेडिंग प्रोसेसिंग होगी, और ग्रेडिंग प्रोसेसिंग कहाँ होगी? प्लांट में होगी। और प्लांट 25 लाख का जो किसानों के पास है नहीं, तो मैं फ्री में वो प्लांट बता रहा हूँ 25 लाख रुपए का, उसको आप समझ लीजिए। जब आपकी फसल तैयार हो गई तो इसकी कटाई आपको 6 से 8 इंच ऊपर से करनी है। काटने के बाद जब आप गट्ठर बनाते हैं और झाड़ते हैं, पीटते हैं, तो वहां ध्यान रखना है आपको, 2 ऐसे ड्रम पर पीट रहे हैं तो ड्रम ले लीजिए, या जो भी आपने जुगाड़ बनाया है झाड़ने के लिए 2 जगह पर बनाइए। जो आपका बीज वाला खेत का फसल है उसके बंडल को लीजिए, एक हल्की चोट मारिए, सिर्फ एक बार हल्की चोट, और उसके बाद सारा दूसरी जगह पर झाड़ दीजिए। क्या होगा? जो प्राइमरी टिलर थे, जो शुरुआत के टिलर थे, जो पहले निकलते हैं, जिनमें विगर ज्यादा होती है, ओज होती है, लंबे होते हैं, जो दाने होते हैं बहुत बढ़िया होते हैं, संतान उत्पन्न करने की क्षमता उनमें बहुत ज्यादा होती है, वो पहले निकलते हैं और पहले ही पकते हैं, और हल्की चोट में वही गिरेंगे। और बाकी सारा जो दूसरी जगह झाड़ा, ये सब मंडी में भेज देना। इस तरह से ये आपका बीज तैयार हो गया। कोई आपको मशीन नहीं लगानी पड़ी। इस बीज को अच्छे से सुखाइए। और एक बात का ध्यान रखना है, बस 1-1.5 मिनट और लूंगा। ये ध्यान रखना है कि कई बार किसान क्या करते हैं, हमने मेहनत से बीज बनाया, प्लास्टिक के डिब्बे में रख दिया, टीन के डिब्बे में रख दिया। नहीं, ये जीवित है, ये जिंदा है, इनको सांस लेनी है, इनको ऑक्सीजन चाहिए। कपड़े के थैले में रखो या जूट के थैले में रखो। और एक तरीका ये है कि यदि आप 1 लाख रुपए किलो का जो बीज भी ना मिले वो भी बना सकते हो। वो कैसे बनाना है? जब आपकी बीज की फसल तैयार है, खेत में जाइए, पौधे को नीचे से ऊपर तक ऐसे पकड़िए, और जो छोटी वाली सबसे ऊपर एक पत्ती आएगी हाथ में, उसके साथ जो बाली है कैंची ले जाओ, ऐसी 1500 जितनी मेहनत कर सकते हो बाली काट के ले आओ। आराम से कमरे में बैठो, बाली पकड़ो, पूरी साफ सुथरी बढ़िया है, छांट लो, जरा भी कमी है, एक दाना भी खराब है, पूरी हटा दो, वो भी मंडी चली जाएगी। इसके बाद फिर जो छांटी है, मान लो 500 बाली छाटी, फिर पकड़ो, कैंची निकालो, ऊपर का 2/3 भाग रखो,
नीचे के 1/3 भाग को फिर कैंची से काट दो, नीचे के दाने छोटे होते हैं। इस तरह से यदि आप 2 किलो, 3 किलो, 1 किलो, 5 किलो जितना भी बीज बना लोगे, ये किसी भी रेट में आपको कोई भी नहीं दे सकता। तो बीज अपना बना लीजिए, आधी समस्याएं खत्म। समय कम है, मुझे सारा ऐसा दिख रहा है त्रिपाठी साहब का, तो मैं यही बात कहना चाहता था। प्रश्न आएंगे तो उनका भी जवाब लेंगे। और पोटास का प्रयोग जरूर करें, खास तौर से जब आपकी बाली बाहर आने को होती है। उस समय पर एनपीके 0050 आ रहा है, 65-70 रुपए किलो आता है। 2 किलो प्रति एकड़ कर दो तो आपके दानों में चमक बढ़ जाएगी, दानों की लंबाई बढ़ जाएगी और आपको रेट अच्छा मिलेगा। और कटाई मैंने बताया 6 से 8 इंच ऊपर से काटना, नहीं तो आपको रेट कम मिलेगा। क्योंकि जब हम जमीन से मिला के काटते हैं तो दाने मिट्टी के संपर्क में आने से उनमें क्रैक्स बन जाते हैं। जब हम मिल में जाता है तो वो टूटता है, तो हेड राइज रिकवरी कम बनती है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं बताना चाह रहा था।